हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आंसर की आ चुकी है और आपको पता चल गया होगा क्या मार्क्स आ रहे हैं। कम आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको आखिर मेंस की प्रिपरेशन करनी है। जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रखे हैं, इसके कम आ रखे हैं और 2024 सीजीएल देगा ही देगा। सो आपको क्या ज़्यादा फोकस करना है कि मुझे पढ़ना है और जो कमियां हैं उसको फुलफिल करना है, जो वीकनेस है उस पर ध्यान देना है। हम लोग इस लेक्चर में जीके कवर करते हैं बिकॉज अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो मैंने भी ये फील किया है कि जीके पे आपको कमांड होनी ही चाहिए। तो जीके में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज CHSL का एग्ज़ाम अभी रनिंग में है और इसका भी मेंस होगा, सीजीएल का मेंस होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उसके बेस्ड आपको क्वेश्चन इस पर मिलते हैं और उससे रिलेटेड क्या लिंक करके हम पढ़ सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में और आ सकते हैं। आप लेक्चर देखना, आपको एहसास हो जाएगा कि इस लेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विस्कस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। विस्कस फाइबर क्या है? देखो, विस्कस फाइबर की बात कर रही है, मतलब फाइबर से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा कि जितना भी हमारा ये कपड़ा वगैरह बन रहा है ये किससे बनता है? फाइबर से बनता है। इसी को प्रोसेस करके धागा बनाया जाता है और फिर इसको कपड़ा इसका बनाया जाता है और फिर जो आप शर्ट टी शर्ट वगैरह सब बनता है। तो ये विस्कस फाइबर क्या है? विस्कस फाइबर के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जितने भी फाइबर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। जो भी फाइबर है हमारे पास दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, ठीक है। अब जो नेचुरल होता है, नेचुरल में जैसे आप कॉटन का कपड़ा पहनते हो, सिल्क वॉर्म से जो सिल्क बनता है, जूट हो गया, सब क्या हो गया? नेचुरल हो गया। लेकिन वही जब सिंथेटिक की बात करते हो तो सिंथेटिक में दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेमी सिंथेटिक, मतलब उसमें कुछ मतलब नेचुरल चीज़ रहेगा, कुछ नेचुरल रहेगा और कुछ उसमें केमिकल मिलाया जाएगा। और जो प्योर सिंथेटिक होगा उसमें प्रॉपर केमिकल ही होता है सिर्फ। जैसे कि एग्जांपल जो आपका पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उसमें प्रॉपर केमिकल है, ठीक है। नायलॉन हो गया, प्रॉपर केमिकल है। लेकिन वही जब हम लोग सेमी सिंथेटिक में जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेयन होता है, एक रेयन होता है। रेयन क्या है? सिल्क का ही अल्टरनेटिव है। जब आप नेचुरल सिल्क लोगे तो काफ़ी महंगा आता है, ठीक है, लेकिन वही सिल्क जैसा ही हर चीज़ मिल जाएगा और चीप दाम में मिल जाएगा, बहुत ही मतलब अफोर्डेबल रेट में, जो हर कोई खरीद सकता है, ठीक है। ब्लाउज का कपड़ा, साड़ी वगैरह बहुत सारा आने लग गया जो आपको एकदम सिल्क जैसा मुलायम रहेगा। आप सोचोगे सिल्क है, लेकिन वो सिल्क नहीं होता है, वो रेयन होता है, जिसकी वजह से सस्ता आपको मिल जाता है। तो वो रेयन क्या होता है? सेमी सिंथेटिक होता है, जिसमें आपके बॉम्बू होता है ना, जो बांस के जो छिलके होते हैं वो सब यूज़ करके उसमें केमिकल मिलाते हैं, फिर एक सॉल्यूशन जनरेट होता है। उसी सॉल्यूशन को बोला जाता है विस्कस, ठीक है। तो जितना भी ये सेमी सिंथेटिक वाला होगा वो विस्कस वाले प्रोसेस से होके गुजरता है, इसीलिए उसको विस्कस फाइबर बोलते हैं। अब विस्कस फाइबर पेड़ से रिलेटेड है, ठीक है। पेड़ से जब रिलेटेड है तो पेड़ में ये पेट्रोकेमिकल होगा क्या? कोल होगा क्या? ऑयल होगा क्या? सेलुलोज होगा। जो उसके छिलके होते हैं सेलुलोज होता है उसमें, तो ये सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में ना अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो वो लिंक कर सकता है। कैसे? विस्कस फाइबर की बात कर रहा है, ठीक है। और किसी को अगर विस्कस का मतलब पता हो जाएगा, सॉल्यूशन जो कि पेड़ के छिलके वगैरह से होता है, तो लिंक बैठा लेगा, यार पेट्रोकेमिकल कोल ऑयल तो होगा नहीं, सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है, तो राइट आंसर सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा। एक और प्रोसेस में आप ध्यान रखना कि जो कॉटन होता है, गिनिंग एक प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी इसमें पूछता है, फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको टर्मिनोलॉजी पूछेगा कि गिनिंग किसके रिलेटेड है। तो कॉटन जब आप तोड़ लेते हो ना, जब प्लांट से कॉटन आ जाता है तो उसमें ना उसके जो बीज होता है, बीज को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स कॉइन्ड द टर्मिनोलॉजी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो जीडीपी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स कॉइन्ड द टर्मिनोलॉजी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किससे रिलेटेड है? ये जीडीपी से रिलेटेड है। तो ये बोला जा रहा है कि ये किस इकोनॉमिस्ट ने ये टर्मिनोलॉजी दी थी? बिमल जलान ने, विजय केलकर ने, राज कृष्णा ने या अमिया कुमार बागची ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज कृष्णा। 1960 से 1980 के बीच में जो हमारी जीडीपी जो ग्रोथ की थी वो 4% की थी।
तो इन्होंने कहा था कि बड़ा ये लो ग्रोथ है और इसको इन्होंने टर्म दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हिंदू क्या है। फिर देखो हिंदू क्या है, बहुत सारी इसकी थ्योरी है। एक थ्योरी ये है कि उस वक्त 1960 से 1980 में काफ़ी जो सोशलिस्ट पॉलिसी वगैरह थी, स्कीम वगैरह ऐसी थी जो कि सोशलिस्ट थी, तो उसकी वजह से क्या है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, जस्ट 4% आप देख रहे हो। तो इसीलिए इस इकोनॉमिक्स ने बोला था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, काफ़ी लो ग्रोथ है। तो कभी भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो ये लो ग्रोथ का इंडिकेशन है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन हमारे कौन है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारा भी इंडिया है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के कगार पे है, मतलब बहुत ही लो ग्रोथ हो रहा है, मतलब 4% के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। अब ये ध्यान रखना कि अभी जो एक टारगेट सेट होता है, तो जो फिच है, एक फिच है जो कि एक सर्वे कराती है और पूरा ध्यान रखती है कि क्या कौन कितना ग्रोथ करेगा। तो फिच ने कहा है कि 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इंडिया जो ग्रोथ करेगा 6.3% करेगा, आरबीआई कितना करेगा 6.5%। तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। क्वेश्चन आता है कि इंडिया का टारगेट क्या है, या फिर जो आरबीआई है वो क्या एस्टिमेट की है कि कितनी इंडिया जो है ग्रोथ करेगी। ये क्या है, जीडीपी की बात कर रहे हैं। अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया हुआ है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो हमारा जीडीपी हो जाएगा 5 ट्रिलियन का हो जाएगा, तो वो टारगेट लिया हुआ है 2025 का। अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो 3.75 ट्रिलियन की है, जो कि पूरे देश की 5वें नंबर पे है। तो पहले पे आपको पता होना चाहिए कौन है, यूएसए, सेकंड पे कौन सा है, चाइना, एंड थर्ड पे कौन है, जापान, फोर्थ पे कौन है, जर्मनी, और फिफ्थ पे है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है 5 ट्रिलियन का, कब तक, 2025 का। जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। देखो एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक किसको बोलते हैं और ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक जो अपना न्यूट्रिएंट खुद ही बना लेते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो पेड़ जो है अपना खुद ही बना लेता है, वो किसके प्रोसेस में, क्या वो प्रोसेस होता है, कैसे, वही क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन है कि वो कैसे बना लेते हैं। तो ऑप्शन है रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ग्लाइकोजेनेशन या फोटोसिंथेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको इक्वेशन ध्यान रखना है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सनलाइट के प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो सब मिलके फोटोसिंथेसिस होता है। और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है C6H12O6 प्लस O2। तो ये देखो लास्ट में हमारा ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पेड़ है हमें उगाना चाहिए क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो देखो जब ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये होता है उनका शुगर। ठीक है, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब डिफरेंट नाम है शुगर के। ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब डिफरेंट नाम होते हैं शुगर के। क्वेश्चन आता है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया जो कि फ्रूट से मिलता है, फ्रक्टोस, ये सब शुगर के ही टाइप हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि शुगर, और ये सब एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, तो ये हमें क्या है, एनर्जी देगा। तो ये लोग देखो फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके इन्होंने क्या बना लिया, शुगर बना लिया, और ये फाइनली इनको क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा, जो कि क्वेश्चन में है। तो कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय, क्या आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है इतना? चलो इतना हो गया। अब आप ये बताओ कि चलो कार्बन और एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी तो इनको मिल गया किससे, फोटोसिंथेसिस से। बाकी जो इनको प्रोटीन मिलना है, प्रोटीन और एक्स्ट्रा मिनरल्स, वो कहाँ से मिलता है, तो वो ये रूट के थ्रू अपना ऊपर लेकर जाते हैं और फुलफिल करते हैं। अब बात ये आ गई कि रूट से कैसे, तो यहाँ पे आपको 2 टिश्यू याद रखना है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या काम करता है, ये वाटर, ठीक है, वो प्लांट की जो बॉडी है उसमें पूरा पानी कौन लेकर जाता है, जाइलम टिश्यू। और फ्लोएम क्या होता है, फूड। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये बताओ कि जो रूट में जो प्रोटीन बनाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस लिए होता है, ताकि प्लांट को प्रोटीन मिल पाए, वो किसकी वजह से होता है, तो राइजोबियम,
राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने लेग्यूमिनस प्लांट हैं, लेग्यूमिनस प्लांट किसको बोलते हैं, जो प्रोटीन रिच प्लांट होते हैं, जिसके प्लांट होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जैसे राजमा हो गया या फिर चना हो गया, इन सब में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट है। क्यों? इनके रूट में ना राइजोबियम बैक्टीरिया काफ़ी होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से उनके जो दाने निकलते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फॉर अ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू। यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, अगर आपको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है ना तो उसका आप टिक मार सकते हो। कैसे? देखो, वेवलेंथ डिवाइडेड, वेवलेंथ मतलब कोई एक डिस्टेंस होगा और इसको क्या है, टाइम से आप डिवाइड करो। जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, स्पीड। और यहाँ पे चारों ऑप्शन में स्पीड एक ही है, वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक तरीके का स्पीड। तो देखो, कॉमन सेंस यूज करके भी हम आंसर को टिक मार सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की लड़ाई है एग्जाम में, आप कितना अटेंटिव हो एग्जाम में, कितना पॉजिटिव हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव वेलोसिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो कि वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, वेवलेंथ का पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको लेमडा से हम डिनोट करते हैं और इसको v/f बोलते हैं। v क्या है, वेलोसिटी, मतलब इसका स्पीड कुछ दिए हुए टाइम में। ठीक है, वो स्पीड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो वेव ऐसे ये चल रही है ना, तो एक सेकंड में कितनी बार ये ऑक्सीलेट करेगा, एक सेकंड में एक बारी करेगा, दो बारी करेगा, तीन बारी करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि एक वेव है जो कि 800 मीटर जो है वो एक सेकंड में कवर करती है, 800 मीटर। और जो फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में वो कितना है, 40 मान लो है, 40 ऑस्किलेशन है। ठीक है, 40 फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो 40 फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि जो ये वेव है 40 बारी रिपीट हुई है, 40 टाइम्स रिपीट हुई है, कितने, एक सेकंड में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये फॉर्मूला हो जाता है 800 बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, तो 20 हो जाएगा। तो ये जो एक वेव है ना, ये सिर्फ ये वाले, इसकी लेंथ अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इसकी वेव लेंथ क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 20 मीटर इस वेव का लेंथ है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो टाइम ज़्यादा। ठीक है, फोइटस होता है वो कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। वो क्यों कनेक्ट होता है, वो इसीलिए कनेक्ट होता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रिएंट मिले, उसके अंदर से जो अनवांटेड चीज़ है वो उसी के थ्रू फिर वापस भी आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से ही। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वहाँ पे आर्टरीज का आपने नाम सुना होगा, हार्ट वगैरह, हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है। तो उनका क्या काम होता है, कुछ ना कुछ उसमें मूव कराती हैं ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हार्ट से लेकर आती हैं। ये आर्टरीज आपने पढ़ा होगा। तो आर्टरीज कुछ नहीं होती हैं, एक वेसल्स होती हैं, पाइप की तरह होता है, उसके अंदर मूवमेंट के लिए चीज़ें होती हैं। तो उसमें कितनी आर्टरीज होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं वही कहता हूँ कि क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की आदत डाल लो आप लोग। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड में पूछ दिया इस बार आर्टरीज, नेक्स्ट टाइम में भी वेन्स पूछ दे, वेन्स कितना होता है, तो वो 1 होता है। याद रखना कि वेन्स कितनी होती हैं, 1 होती हैं। अब हमारा हार्ट जो है कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। जो एम्फीबियंस होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनके पास कितने चैम्बर का हार्ट होते हैं, मैक्सिमम के पास 3 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल का क्वेश्चन आ चुका है कि क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, तो ये 4 चैम्बर के होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्रोकोडाइल का हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती है और वेन्स होता है, जो आर्टरीज का क्या काम है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना, और इसका क्या काम है, हार्ट के पास ब्लड को लेकर जाना। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर आती है, लेकिन वेन्स हार्ट के पास ब्लड देने जाती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑप्शन 1 2 3 4। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं। गर्भनाल आप समझ रहे हो, जैसे मदर होती है, ठीक है, मदर के अंदर जो, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो
तो कैसी लगी आपको क्लास, आपको कमेंट में बताना है। कुछ सजेशन वगैरह होता है तो आप ग्रुप से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ जाओ। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, मैं अपने लेवल पे बहुत ट्राई करूँगा कि हाँ यार मैं उसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। और बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको पढ़ाई करनी है, बिकॉज नेगेटिविटी का कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो अगर लेते भी हो नेगेटिविटी, अगर आपको आती भी है तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, नेगेटिव। इससे अच्छा है कि पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।